अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 104 कंट्रीज विल गो बैंकक्रप्ट सून। है एक मिनट, मैं दोबारा बोलूँ। 104 कंट्रीज बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 10 कंट्रीज विल गो बैंकक्रप्ट सून। इज इंडियाज नेम ऑन द लिस्ट? स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2022 में सबसे पहले श्रीलंका कोलैप्स होता है और फिर उसके बाद नेपाल, और अब वर्ल्ड बैंक तो ये कह रही है कि सूनर और लेटर लेबनान, इजिप्ट, ग्रीस और टर्की जैसे 107 कंट्रीज भी बहुत जल्द कोलैप्स हो जाएंगे। एंड टू योर सरप्राइज, इस 107 कंट्रीज की लिस्ट में यूएसए द ग्रेट सुपर पावर भी शामिल। अब आई नो इट्स क्वाइट शॉकिंग और आप यही सोच रहे होंगे कि यूएसए जैसे सुपर पावर का नाम है तो इंडिया का नाम कौन से नंबर पर होगा? इन टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100? Well, the answer is nope. यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल है, बट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। बट यहां पर बात यह है कि आखिर कैसे, इसके पीछे रीजंस क्या है और वो कौन से कंट्रीज है जो बहुत ही जल्द बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। आइए लेट्स फाइंड आउट इन आवर टुडेस वंडरफुल वीडियो। इंडिया का नाम नहीं। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली क्राइसिस की वजह से श्रीलंका में क्या क्या हुआ था ये हम सभी को पता है। मुझे नहीं लगता कोई भी इस भीड़ की चीखों को अभी तक भुला पाए। और ना ही कोई इस बात को भूलेगा कि क्राइसिस की वजह से लंका ना सिर्फ एक बार फिर से जली थी एंड एट लास्ट वो डूब गई। बट आपको क्या लगता है श्रीलंका एक ऐसा देश है जो इस साल ये सब सह रहा है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। इजिप्ट, टूनिशिया, लेबनान, अर्जेंटीना, एल साल्वाडोर, पेरू, घाना, केनिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका जैसे 107 कंट्रीज बिल्कुल श्रीलंका की तरह इस लिस्ट में शामिल है। और अगर आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, तो आप खुद लैटिन अमेरिकन कंट्री पेरू में फूड एंड फ्यूल क्राइसिस के प्रोटेस्ट की वजह से जल रही इस आग को देख लो, या वहां पर प्रोटेस्टर्स की पुलिस के साथ हो रही ये लड़ाइयां को देख लो। अर्जेंटीना में फूड, फ्यूल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लार्ज स्केल पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और साउथ अफ्रीका का बढ़ता डेट ग्राफ और 30 सालों में पहली बार केनिया में जीडीपी ग्रोथ का नेगेटिव आना, ये सब क्या इंसिनुएट कर रहा है? करेक्ट, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंट्रियां सूनर और लेटर बैंकरप्सी के मार्ग पर चल रही है। और वर्ल्ड बैंक और यूएन द्वारा किया हुआ ये प्रेडिक्शन का क्या कि आधे से ज्यादा वर्ल्ड क्राइसिस की वजह से डूब जाएगा। बट फ्रेंड्स, नाउ आई एम वेरी श्योर कि यू आर वेरी क्यूरियस कि आखिर इतने सारे क्राइसिस अचानक से इतने सारे देशों में कहां से आ गए? कैसे ये सारी कंट्रियां एकदम से आउट ऑफ द ब्लू डूबने की कगार पर आ गई हैं? सो फ्रेंड्स, बात ये है ना कि ये सारे मेजर इश्यूज पूरे वर्ल्ड में 4 मेन कारणों की वजह से हो रहे हैं। पहला कारण, फूड क्राइसिस। वर्ल्ड में फूड क्राइसिस इतना सीवियर हो गया है कि इजिप्ट के पास सिर्फ 2 महीने के ही व्हीट सप्लाईज बाकी है। इराक में तो व्हीट प्राइसेस 35% से बढ़ चुके हैं और उसके प्रोटेस्ट में लोग रास्ते पर उतर आ गए हैं। लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ इराक में ही नहीं है, बल्कि स्पेन, सोमालिया, अल्बानिया, येमेन, टर्की और लेबनान जैसे वर्ल्ड के डिसेंट इकोनॉमीज में भी चल रहा है। और इन दुनिया भर में चल रहे प्रोटेस्ट को कोई और नहीं बल्कि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चला रहा है। और वो कैसे? यूक्रेन, जिसे दुनिया यूरोप का व्हीट बास्केट कहती है, प्लस रशिया बीइंग वन ऑफ द मेजर व्हीट एक्सपोर्टर्स, ये दोनों आज वॉर की वजह से एक्सपोर्ट बंद कर चुके हैं। बट अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो मोस्टली इन्हीं कंट्रीज पर फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, वो आज क्या कर पा रहे हैं? अगर उन तक खाना टाइम तक नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पर प्राइसेस राइज होने लग जाएंगे और फूड जैसी बेसिक कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाएगा, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में दुनिया को सिर्फ फूड क्राइसिस ने ही नहीं घेर के रखा, बल्कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आज फ्यूल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, ड्यू टू व्हिच वर्ल्ड की मेजॉरिटी कंट्रीज इससे सफर कर रही है, जिसका नतीजा इन्फ्लेशन बढ़ना, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आना, गुड्स के प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ना, व्हिच लीड्स टू स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स बढ़ना। और क्राइसिस के समय सिर्फ वही लोग और उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाते हैं जिन्होंने अच्छी सेविंग्स कर रखी हो। नाउ आई नो कि आप अभी शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग ये सब सुनकर सोचोगे कि इन सब चीजों
चीजों का तो नॉलेज नहीं है हमारे पास, और शुरुआत कहां से करें ये डिसीजन लेना भी हार्ड है हमारे लिए। वेल, ये आसान है, हमें सिर्फ आने वाली टेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्ट दिखाना है। मीनिंग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, वॉलमार्ट, ओरेकल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी पार्ट बन चुकी है। हालांकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग क्रिप्टो या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ट्रेड करने में हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप भी इजीली क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो थ्रू CoinSwitch, जहां पर आप क्रिप्टो एसेट्स लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, डोजकॉइन में ट्रेड कर सकते हो। और CoinSwitch इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो ऐप है, जहां मोस्ट अवेटेड फीचर क्रिप्टोस की SIP को लॉन्च किया गया है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि काफी सिमिलर है म्यूचुअल फंड्स के SIP के तरह जो आप हर महीने भरते हो। इसमें बस आपको क्रिप्टो चुनना है, उसमें हर महीने आप एक डिजायर्ड अमाउंट तक बाय करो, डेट सेट करो एंड डन। आपको मार्केट्स को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करने पर CoinSwitch आपको 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री दे रहा है एज अ ज्वाइनिंग बोनस। सो हरी नाउ एंड स्टार्ट योर SIP जर्नी टुडे विद CoinSwitch ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब बढ़ते हैं हमारे क्राइसिस नंबर 2 की ओर, जो है फ्यूल क्राइसिस। फ्यूल प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि पेरू में इन प्राइसेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। और कजाकिस्तान की बात करूं तो हजारों लोग इन हाई फ्यूल प्राइसेस के विरोध में रास्ते पर उतर आ गए हैं। एंड माइंड यू, ये टेंशन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही फेस नहीं कर रहे, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप ये भी फेस कर रहे हैं। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में लोगों ने इन राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के चलते रास्तों पर वायलेंट प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। और इन वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह भी बिल्कुल सिंपल है, द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड के आने से वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से फ्यूल प्राइसेस राइज होने लगे। और प्लस इस बनी बनाई केक में चेरी लगाने का काम किया रशिया यूक्रेन वॉर ने। वॉर की वजह से रशिया से फ्यूल का ट्रेड रुक गया और वर्ल्ड एकदम से फ्यूल क्राइसिस में चला गया। अब जाहिर सी बात है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने से कंट्रीज की डिमांड थोड़ी ना कम होगी, वो तो उतनी ही रहेगी। प्लस क्राइसिस में कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म हो रहे हैं, और अगर उन्होंने हाई प्राइसेस पर फ्यूल को खरीदा तो फॉरेन रिजर्व्स और डिप्लीट होंगे, और उससे बचने के लिए ही तो कंट्रीज डेट उठा रहे हैं, व्हिच इज लीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्राइसिस, क्राइसिस नंबर 3, डेट इश्यूज। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस वर्ल्ड मैप को देखिए। यहां पर दिख रहे सारे रेड मार्क्स ये दर्शा रहे हैं कि 148 में से 135 कंट्रीज हेवी डेट्स के शिकार बन चुके हैं, और इन 135 कंट्रीज में से तो 39 कंट्रीज ऐसी है जो पैंडेमिक के बाद से 3 टाइम्स से ज्यादा डेट में गिर चुके हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उनमें से आधे से ज्यादा तो 20 कंट्रीज के इंटरनेशनल ग्रुपिंग G20 के डेट रिलीफ फंड और मेजर्स से भी एक्सक्लूड हो चुके हैं, जो देखते हुए यही लगता है कि वो शायद अपना डेट कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट यही सेम स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक का भी है। उन्होंने कहा, these countries will not be able to pay their debts in the coming months. Like अब टूनिशिया का ही एग्जांपल ले लो, कोविड-19 की वजह से उनकी इकोनॉमी पूरी डूब गई, और उसी की वजह से टूनिशिया में आज इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, और 2021 तक उनका फॉरेन डेट उनके GDP का 100% बन चुका है, यानी कि उनके रेवेन्यू के बराबर उनका एक्सपेंडिचर हो चुका है। यानी कि आसान भाषा में जीरो अर्निंग्स, और जीरो अर्निंग्स का मतलब होता है नो सेविंग्स, जिसका मतलब कंट्री की इकोनॉमी अब स्टैग्नेंट हो चुकी है, और इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट दिखना अब नामुमकिन हो चुका है। एंड नॉट जस्ट टूनिशिया, जैसे कि मैंने कहा था, पूरा वर्ल्ड सूनर और लेटर साथ में डूब रहा है। और फाइनली इन तीनों क्राइसिस की वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या यूं कहूं तो क्राइसिस खड़ा हो रहा है, वो है हमारा क्राइसिस नंबर 4, इन्फ्लेशन। पोस्ट पैंडेमिक काफी सारे कंट्रीज की हालत खराब थी, वहां महंगाई बढ़ रही थी, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज इन्फ्लेशन फेस कर रही थी। इनफैक्ट रिसेंटली नेपाल में तो सिर्फ 7% से इन्फ्लेशन बढ़ा और कंट्री गिर गई। अब जरा सोचो उन कंट्रीज का क्या हाल हो रहा होगा जहां पर इन्फ्लेशन 50% से बढ़ रहा है। बिल्कुल, देश के सभी लोग सड़कों पर आ जाएंगे, और ऐसा ही कुछ हाल कुछ कंट्रीज में हो रहा है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट 60% चल रहा है, तो वहीं पर टर्की में 70%, और इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज कोई ना कोई क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है। यस, उन 107 कंट्रीज में हम नहीं आते। वेल, इंडिया एज अ कंट्री इन क्राइसिस से इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कुछ स्टेट्स आज श्रीलंका के जैसे सिमिलर ट्रेंड्स जरूर शो कर रहे हैं। आज इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर टोटल 36 एंटिटीज है, मगर सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात का ही कर्जा कंट्रोल्ड है। इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स डेट लिमिट से बाहर है। इनफैक्ट पंजाब का डेट इज एट 53.3%, जो सबसे ज्यादा है इन इंडिया। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कुछ इंडियन स्टेट्स और श्रीलंका के इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे देश में मिनिस्टर्स के घर नहीं जलाए जा रहे, लूट नहीं मची है, दंगे नहीं हो रहे, जिसका मेजर रीजन ये भी है कि हमारे स्टेट्स को फाइनेंशियल पैकेजेस देकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रेस्क्यू भी कर पा रही है। अगर सेंटर से फाइनेंशियल पैकेजेस मिलने के बाद भी हमारे इंडियन स्टेट्स कर्ज में ही डूबे हुए हैं, तो फिर आखिर सवाल ये उठता है कि वो सारा पैसा जा कहां पे रहा है। वेल, कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ज्यादातर पैसा वोटर्स को बहलाने फुसलाने के लिए पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े वादे, स्कीम्स, कॉन्सेशंस एक्सेट्रा देते हैं, वहां पर
जा रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। फॉर एग्जांपल, पंजाब का डेट 3 लाख करोड़ होने के बावजूद भी वहां के सीएम ने रिसेंटली सेंटर से 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की अपने स्टेट को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए। इतना ही नहीं, राजस्थान के सीएम ने डिस्काउंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ही ये सारी चीजें भी ऑफर की है। मगर इन कर्ज में डूबे हुए स्टेट्स के लिए इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना इन्हीं के लिए लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल हो जाता है। नाउ इसे गलत टैंजेंट में मत लेना। इंडिया एक रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है, हमें वेलफेयर की जरूरत है, मगर इस वेलफेयर का इस्तेमाल तब करना जब इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं। क्या वो सही है? वेल, आई डोंट थिंक सो। आइडियल सरकार कभी भी चीजें फ्री में नहीं बांटती, वो अपने लोगों को सक्षम बनाती है। बट फिर भी ये चीजें हो रही। अब हमारा सेंटर तो स्टेट्स को ऐसे सफर करने नहीं दे सकता, और इसीलिए सफरिंग को कम करने के लिए अगर सेंटर हर बार रेस्क्यू करने के लिए ह्यूज फाइनेंशियल पैकेजेस प्रोवाइड करेगा तो जल्दी ही इसका इफेक्ट नेशनल लेवल पर दिखने लगेगा। बट अगर ऑन दी अदर हैंड सेंटर फाइनेंशियल पैकेजेस प्रोवाइड नहीं करेगा तो धीरे धीरे स्टेट्स और भी ज्यादा डेट में चले जाएंगे और उसके भी इफेक्ट नेशनल लेवल पर दिखने लगेंगे। और जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था बैंक्रप्सी के केस में, इट हैपेंस ग्रेजुअली एंड देन सडनली। ऐसी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बड़ी नहीं लगती, मगर फिर एक दिन आता है और हम सुनते हैं कि श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, नेपाल में क्राइसिस हो गया, एटसेट्रा। और इसीलिए इससे पहले कि इंडिया में क्राइसिस की खबर छपे, हमें चीजों को मॉनिटर करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर इंडिया को इस लिस्ट में ना शामिल होना हो तो आई थिंक इंडिया को वर्ल्ड बैंक और द IMF के बताए गए रोड मैप पर स्ट्रिक्टली चलना चाहिए, जहां सबसे पहले इंडिया को एक क्लियर टाइमलाइन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कौन सा इकोनॉमिक टारगेट कितने समय में होना चाहिए, उसका एक क्लियर प्लान बनाना होगा, और दूसरा क्रेडिटर्स के डेट सर्विस पेमेंट्स के ड्यूरेशन को कम करना होगा सो दैट NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की संख्या ना बढ़े। और अगर ये सभी चीजें प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड रही और हम सही स्टेप्स लेते गए तो इंडिया अपने आप को उस लिस्ट से हमेशा के लिए दूर रख पाएगा। बट फ्रेंड्स, इन दिस सिचुएशन व्हाट डू यू गाइस थिंक? आपको क्या लगता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेक श्योर करने के लिए कि इंडिया की इकोनॉमी ऑलवेज थ्राइविंग रहे? वेल, आप एक कदम बढ़ा सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जितना हो सके शेयर करके, ताकि वो भी अवेयर हो। एंड सेकेंडली, स्टार्ट टेकिंग सम एक्शंस इन योर लाइफ एज वेल। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, कॉइनस्विच ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। अपनी SIP की जर्नी शुरू करो 100 रुपीज वर्थ बिटकॉइंस फ्री में पाकर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, मुझे 104 कंट्रीज सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई। किनिया का बताया, श्रीलंका का तो मैटर हमारे सामने ही है, नेपाल का भी हम सुन चुके हैं, हाँ वीरू, और इसके अलावा पाकिस्तान के भी हवाले से मैं कहूँगी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो ये 104 कंट्रीज़ हैं जो बैंक्रप्सी का शिकार होने वाले हैं आने वाले वक्तों में, और कुछ हो भी चुके हैं, लेकिन इसके अंदर इंडिया शामिल नहीं है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि जो भी मतलब ग्रोथ जो है, सबसे मेन चीज़ जो है, जिन जिन चीज़ों की वजह से बैंक्रप्सी या बेरोज़गारी या पेट्रोल के प्राइसेस, फॉरेन करेंसी के जो रेट हैं वो बढ़ना, जिसकी वजह से आपको बाहर की चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना। देखिए, प्लानिंग जो होती है ना, प्लानिंग वो आपकी कंट्री को बचा के रखती है। सही है। आगे वाले वक्त की प्लानिंग सबसे मेन चीज़ें हैं। पेट्रोल है, जो भी चीज़ें हैं वो आप कितने में ख़रीद रहे हो, आपके कंट्री कहाँ से ख़रीद रहा है, कितना आप अपने यहाँ से बना रहे हो, किस चीज़ आप टोटल इलेक्ट्रिक की तरफ रुझान हुआ है आपका, आप इसके नेमो बदल अभी से ढूंढने लग गए हो। आगे 5 साल 10 साल बाद जो जो कंट्री अच्छे खासे चल रहे हैं, टोटली पेट्रोल पे डिपेंड रहे, तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो सारी चीज़ों को आप दूर से देख लिया आपने, फिर आपने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। जो आपने वर्क करना शुरू किया वो दुनिया को दिख रहा है। इस तरह की जो वो होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं जिस पे इस तरह की रिज़ल्ट आते हैं कि इस दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं, उनकी क्या पोजीशन है, तो वो सारी प्लानिंग देखते हुए उस लिस्ट में 104 कंट्रीज़ की लिस्ट में अगर इंडिया नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता देश मौजूद है, ठीक है ना। वो सारी आगे की पॉलिसियों को देखते हुए कि आगे की पॉलिसियाँ, मिसाल के तौर पर अगर आप डेली बेसिस पे, अगर आप मंथली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे थोड़ा सा नीचे आ रहा है आपका कंट्री, थोड़ा सा आपकी जो रेवेन्यू कम हो रहा है, तो आने वाले वक्त में आप कहाँ हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है, वो कैलकुलेशन हो जाती है। अब एक कंट्री
तेज़ी से ऊपर जा रहा हो तो उस कंट्री को सबसे पहले तो 104 की लिस्ट में नहीं डालेंगे या नहीं आ सकता हो, क्योंकि उसकी पॉलिसियाँ प्रॉपर हैं और उन पॉलिसियों पे अमल भी हो रहा है और रिज़ल्ट भी दिख रहा है, जीडीपी भी बढ़ रही है। राज्यों की बात की, स्टेट की बात की कि कुछ राज्य ऐसे हैं, होता ये है कि जहाँ पर करप्शन हो, जिस स्टेट पे करप्शन हो रही हो, जहाँ के सीएम जो है, फिर वहाँ के उनके जो दूसरे लोग हैं, अगर वो करप्शन में शामिल है, जो भी पैसा उन्हें सरकार से मिल रहा है वो भी मज़ीद आगे वोटर्स को बांटा जा रहा है ताकि हमें वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, प्रख्याति काम नहीं हो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं हो रहे, लोगों की भलाई के काम नहीं हो रहे ताकि लोगों के रोज़गार मिले, फैक्ट्रियाँ लगे, कारखाने लगे, तो फिर वो कह रहे हैं कि मज़ीद वो स्टेट नीचे जाता है तो उसका असर सरकार पर भी इन फ्यूचर पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि बहुत बड़े मुफक्किर थे, उन्होंने भी कहा था बैंक्रप्सी के हवाले से कि इट हैपन्स ग्रेजुअली देन सडनली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता होता है, उसके बाद अचानक, ठीक है ना, और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब आहिस्ता कोई भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होती है ना तो माइनर लगती है हमें, ठीक है, कॉमन लगती है, हमें यूजुअल लगती है, एक बीमारी की तरह समझ लें कि अंदर से आपको कोई बीमारी लग चुकी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ रही है और फिर अचानक आपको गिरा देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि पंजाब स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि उसमें कहा गया था, उन्होंने कुछ हमें डेट्स वगैरह के बारे में बताया था कि डेट्स इतना होना चाहिए, इतने % होना चाहिए आपके जीडीपी का। अगर यहाँ तक है तो ख़तरनाक नहीं है, 40% आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40% से अबव है अगर आपका डेट्स आपकी जीडीपी के, तो ये आपके लिए ख़तरनाक है, ये गलत है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 40% के 30% आई थिंक ये बताया था उन्होंने यहाँ तक रखें, प्रॉफिट भी रहे आपकी। तो मुझे याद आता है कि उसमें भी इन्होंने निशानदेही पंजाब की ज़्यादा भी, हाँ, पंजाब के हवाले से कहा था इन्होंने कि और स्टेट्स महाराष्ट्र वगैरह तो हैं, उन्होंने तो कंट्रोल करके रखा है, लेकिन पंजाब का जो रेट है वो 53 या 60% ऐसे ही कुछ बताया था जीडीपी के हवाले से। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही हूँ कि पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन उसके हवाले से मैंने बहुत अच्छा फीडबैक नहीं देखा। उनकी गवर्नमेंट जो है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका बहुत अच्छा मैंने आवाम के खुद ही वो लोगों की वीडियोस देखती हूँ या उनकी आवाम की ही वीडियोस देखती हूँ या उनकी ही जो राय होती है, तो वो मुझे उससे लगता है कि वो इतना ज़्यादा खुश नहीं है उनकी गवर्नेंस से, ठीक है। और वो ऐसे काम नहीं कर, जैसे उनने अभी वीडियो में भी कहा कि वेलफेयर की ज़रूरत होनी चाहिए, बहबूद की ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन अब आप किसी को बिठा कर खिला रहे हो, आप उसको सक्षम बनाओ, ठीक है ना, कि वो मुल्क की इकनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट करे, वो मुल्क की तरक्की में, वो स्टेट की तरक्की में गामजन हो, आगे बढ़े, ऐसे मौक़े आप फराहम करो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप दो कि आप आवाम को बिठा कर आगे खिलाओगे, तो फिर वो कैसे करेगा, वो तो नहीं। और सिर्फ ये चाहते हैं आप कि आपकी मतलब दाल गले या आपका नाम रहे या आपकी दुकान चमकती रहे, आप वो पैसे जो ले रहे हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हो, तो वो आप दूसरे कामों में, अच्छे कामों में नहीं लगा रहे हो, तरक्की के कामों में नहीं लगा रहे हो, बल्कि उनको इन कामों पे खर्च कर रहे हो। और कुछ आप कह रहे हैं कि करप्शन भी हो रही होगी, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि इस वीडियो में मुझे लग रहा था कि अभी पाकिस्तान का जिक्र होगा, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ, तो शायद इस वजह से भी नहीं हुआ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग तनकीद भी कर कहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान के पीछे पड़े हो या पाकिस्तान के हवाले से आपने वीडियो बनाई या पाकिस्तान का बोलना हो सकता है, लेकिन उन्होंने ओवरऑल टोटल बताया। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है 104 में होगा पाकिस्तान, तो बल्कि दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे ही होगा। इस जो सूरत हाल हमने देखी है, बल्कि बैंक करप्सी बता तो रहे हैं कि हो चुकी है, अनाउंस तब तक समझो नहीं हुआ। आपने देखा कि पेट्रोल के प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, पेट्रोल का उन्होंने जिक्र किया, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि IMF जो है वो बात करने से पहले भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने का जिक्र कर रही है। वो कह रही है कि हम आपसे बात करेंगे, पहले सबसे पहले तो आपने जो सब्सिडी दी हुई है पेट्रोल पे वो ख़त्म करें, इसको हटाएं, क्योंकि हमने जो उधार दिया है हमें उसके आने के तो इम्कानात दिखें तो मज़ीद आपको उधार दें ना। जब हम आपसे वसूल ही नहीं पा रहे तो फिर हम मज़ीद उधार आपको किस बिहाफ पे दें? आपको पता है 210 रुपये लीटर हो चुका है। हर इंसान पेट्रोल का रोना रो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी एक दहकता हुआ जो एक बहुत ज़्यादा हर किसी की ज़बान पे जो टॉपिक है वो पेट्रोल का टॉपिक है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा, और अभी एक हफ्ते में 60 रुपये बढ़ चुका है और मज़ीद भी आने वाले वक्तों में मज़ीद 300 तक जाएगा। आपको पता है बाकायदा जिस दिन पेट्रोल दोबारा बढ़ा था तो उस दिन बाकायदा पेट्रोल पंप जलाए गए, एहतजाज हुए, इतने देशों का जिक्र किया। तो मुझे हैरत हो रही है कि बराबर में जो इतने प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ।
तो शायद कोई वजह होगी कि कोई ये ना समझे कि यार स्पेशली पाकिस्तान के लिए वीडियो बनाई गई है, सही। लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी काफ़ी और उन्हें है। जब रेड मार्क बने हुए थे तो पाकिस्तान के ऊपर भी प्रॉपर रेड मार्क था सही। कि जो जो देश खतरे के उसमें हैं, हाँ। जिनके यहाँ बैंक करप्सी हो सकती है और दिवालिया हो सकते हैं, तो बस यही है कि फ़िलहाल कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा सिवाय बहुत बड़े लोन के कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, पाकिस्तान में बेरोज़गारी ख़त्म हो, पाकिस्तान में लोगों के हालात। अच्छा, स्टार्टिंग में जब उन्होंने वीडियो स्टार्ट करी थी तब मुझे 104 कंट्रीज सुनकर लगा कि अपनी तरफ से एक वो नहीं होता है अनुमान लगा लेना या अपनी तरफ से एक आइडिया दे देना या सूरत हाल को देखकर बता देना। मुझे लगा बहुत फ्यूचर की बात हो रही होगी, 2030 2040 में ऐसा कुछ होने वाला है, तो पहले से एक लिस्ट आ गई होगी या एक रिपोर्ट आ गई होगी। लेकिन बाकायदा जब उन्होंने कीनिया की, पेरू की और भी दूसरे कंट्रीज़ की मामलात बताए और कहा कि ये तो अभी से ही बैंकरप्ट हो भी चुके हैं, श्रीलंका वाकई हमारे सामने बैंकरप्ट हो चुका है, तो उसके बाद मुझे यकीन आया है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इनके मतलब एक मिथ या एक आइडिया पे नहीं है, बल्कि इन्होंने प्रूफ के साथ बात करी है। और जो फैक्टर्स बताए तब तक भी मुझे चले थोड़ा बहुत तक, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा सर्च करके तो मुझे नहीं पता था, लेकिन बाकायदा जब उन्होंने फैक्टर्स बताए ना, इन्फ्लेशन उन्होंने बताया, डेट का उन्होंने बताया, फ्यूल का उन्होंने बताया कि प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला यार ये सारे फैक्टर्स तो हमें भी देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में, और वाकई हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये फैक्टर्स वाकई बहुत असरअंदाज होते हैं कंट्री की इकोनॉमी पे। एक शख्स ने कहा था कि पाकिस्तान की इस पोजीशन ये है जिसकी ब्लीडिंग हो रही है। अभी आप इसको सेहतमंद तंदुरुस्त नहीं कर सकते, सबसे पहले इसकी ब्लीडिंग एमरजेंसी की ज़रूरत है, एमरजेंसी में ले जाके इसकी ब्लीडिंग रोकनी पड़ेगी, वरना एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में चली जाएगी। तो एक लेटेस्ट वीडियो थी जिसमें हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक डिटेल से वीडियो बनाई, बताया किस तरीके से बैंकरप्सी की तरफ कंट्री जाते हैं, और बाकी है कि हम जो देख रहे हैं वो हमें देखने को ना मिले। अफसोस है पाकिस्तान का, तो अफसोस है, लेकिन मुझे ऑन दी अदर हैंड खुशी है इंडिया की कि इंडिया इस लिस्ट में नहीं है। मुझे दो बातों पे हैरत हुई कि इंडिया इस लिस्ट में नहीं है और दूसरी बात यूएसए इस लिस्ट में है। बहुत हैरत की बात, बहुत हैरत, और पॉलिसीज़ की वजह से। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।